लॉकडाउन में कोरोना है सबका रोना, डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है, 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमस्कार बच्चों, मैं समरीन सुल्ताना एक बार फिर से आप सबका आज की गृह विज्ञान की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आय व्यय और बचत अध्याय 2 कक्षा 10 का आगे का भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम बचत के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं हमारे चर्चा के बिंदु कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम अपने पहले भाग में हमने क्या क्या पढ़ा था उसका पुनरावलोकन करेंगे। उसके बाद बचत का अर्थ और महत्व क्या क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम मितव्ययिता क्या होती है, किसको हम मितव्ययिता कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और तत्पश्चात हम बचत के कौन कौन से माध्यम होते हैं, किन माध्यमों के द्वारा हम बचत अपनी कर सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि हम पुनरावलोकन में देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। पहले सबसे पहले हमने जाना था कि आय क्या होती है, किसको हम आय कहते हैं। कुछ भी हम आर्थिक प्रयास करते हैं धन प्राप्त करने के लिए, उसी को हम आय कहते हैं। फिर हमने जाना था कि आय के स्रोत कौन कौन से हैं, किन किन स्रोतों द्वारा आय हमारे घर में आती है, जैसे वेतन, मजदूरी, व्यवसाय आदि। उसके बाद आय के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा था। आय के प्रकार 2 थे, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। उसके बाद हमने व्यय क्या होता है इसके बारे में सीखा था और समझा था कि आय के उस अंश को जिसको हम खर्च करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, व्यय कहते हैं। तत्पश्चात हमने व्यय की श्रेणियाँ और व्यय के प्रकार, जैसे निश्चित, अर्धनिश्चित और अन्य व्यय या आकस्मिक व्यय, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और अंत में हमने व्यय को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जाना था। पाठ का आज का हमारा उद्देश्य क्या है होगा, हम आज के पाठ को पढ़ने के बाद क्या क्या समझ पाएंगे, क्या क्या सीख पाएंगे, ये देख लेते हैं। पाठ को पढ़ने के बाद आज हम बचत के अर्थ और महत्व को अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे। मितव्ययिता क्या होती है, इसका क्या अर्थ होता है और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व होता है, इसके बारे में हम सीख पाएंगे। और बचत के माध्यमों की जानकारी हमें हो जाएगी और हम उन्हें अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने आज के विषय पर आते हैं। हमारा आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वह है बचत। बचत बच्चों, हम पहले एक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि मनुष्य जो होता है वो एक विवेकशील प्राणी होता है। वह अपने वर्तमान समय के साथ साथ अपने भविष्य के लिए भी क्या होता है, हमेशा सचेत होता है और अपने पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वह अपने बचत को भी ध्यान में, अपने भविष्य को भी ध्यान में रखकर अपना आय और व्यय का संतुलन वो जो है वह बनाता है। तो इस प्रकार हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो भी हमने धन अर्जित किया, आर्थिक प्रयास करके धन को कमाया, उसमें से जो खर्च किया और उसके बाद जो हमारे पास धन बच गया या पैसा बच गया, वही हमारी क्या हो गई, बचत हो गई। जैसे कि सामने ये डेफिनेशन है, परिवार की वह आय, परिवार के मुखिया या अन्य सदस्यों द्वारा जो धन अर्जित किया जाता है वह आय जो बचाकर, यानी कि हम बचाकर अलग रख लेते हैं ताकि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल की जा सके, वही क्या कहलाती है, हमारी बचत कहलाती है। यानी कि परिवार की आय का वह हिस्सा जो पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद जो बच जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अपनी आय में से बचत कहते हैं।
एग्जाम्पल के लिए यदि हमारी आय 100 रुपये है और इसमें से हमने व्यय कर दिए 50 रुपये, और तब हमारे पास बचत क्या हुई? बचत हमारी बची कितनी? 50 रुपये। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, बचत हमेशा आय और व्यय का अंतर होती है। तो बचत को हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि आय और व्यय का जो भी अंतर आता है उसी को हम क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। बचत एक तरह से दो प्रकार, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि किसी ने घर में धन में से कुछ अपने पैसे बचा लिए, आय में से अपने पैसे बचा लिए और उसको घर में ही रख दिया, और दूसरी तरफ क्या किया, एक दूसरे व्यक्ति ने अपनी आय में से धन को बचाया और उस धन को किसी बैंक में जमा कर दिया, या कोई योजना खरीद ली, या किसी योजना में लगा दिया, या फिर कोई संपत्ति खरीद ली। तो इससे क्या हुआ, जो घर में धन रखा हुआ है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, वो उतना का उतना ही रहा, और दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति ने जिसने बैंक में रखा या अन्य योजनाओं में लगाया तो उसके पैसों में क्या हुई? बढ़ोतरी हुई। तो यानी कि उसकी आय में भी क्या हो गई? एक प्रकार से वृद्धि हो गई। तो बचत हम उसी को कहते हैं जिससे हम योजना पूर्वक विनियोग करते हैं, और घर में रखे हुए धन को हम बचत नहीं कहते बल्कि हम उसको धन संचय करना कहते हैं। अब आते हैं बचत का महत्व क्या क्या होता है। बचत से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं, हमारे परिवार को लाभ होता है, हमारे परिवार के सदस्यों को लाभ होता है। सबसे पहले होता है आर्थिक सुरक्षा। हमें आर्थिक सुरक्षा प्रदान होती है, हम आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। कोई भी समस्या या कोई भी अचानक कोई भी व्यय अगर आ जाए तो हमारे पास पहले से धन का प्रावधान होता है। उसके बाद हमारी आय में वृद्धि होती है। आय में वृद्धि कैसे होती है? अब आप कहेंगे कि हमने तो धन को अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च किया। जब हम सही से अपने धन का विनियोग करके बचत करेंगे तब हमें ब्याज के रूप में भी पैसे प्राप्त होंगे, और इस वजह से क्या होगा? हमारी आय में वृद्धि होगी। उसके बाद अनावश्यक खर्चों पर प्रतिबंध। हम अपने होने वाले जो बेकार के अनावश्यक रूप से जो हम पैसे अपने खर्च करते हैं, हम उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि हमने ये योजना बनाई है कि हमें अपना घर बनाना है, अपना मकान बनाना है, तो हम इस उद्देश्य के लिए अपने आय में से पैसों की बचत करते रहते हैं। तो इस प्रकार हम पैसों की बचत करने के लिए अपने अनावश्यक खर्चों पर रोक लगा देते हैं। तो इस प्रकार हमारे अनावश्यक खर्चे होना बंद हो जाते हैं। इसके बाद है मितव्ययिता की आदत। हमारे अंदर एक मितव्ययिता की आदत का क्या होता है? एक प्रसार होता है, विकास होता है। अब ये मितव्ययिता क्या है, इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद क्या महत्व है इसका? आय और व्यय की असमानताओं को मिटाना। हम आय और व्यय की असमानताओं को मिटाते हैं। जैसे जितनी हमारी आय है हम अपनी व्यय को उसी में ही सीमित कर लेते हैं, और साथ ही साथ बचत का भी प्रावधान कर लेते हैं। उसके बाद भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बचत करने का सबसे बड़ा लाभ या सबसे बड़ा महत्व यह है कि भविष्य में कैसी भी आवश्यकताएं आ जाएं, हम उनकी पूर्ति आसानी से अपने बचत के माध्यम से कर लेते हैं। आपात स्थिति का सामना करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। हमें किसी के पास भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपात स्थिति कभी भी कैसे भी आ सकती है। तो हम ऐसी स्थितियों का सामना करने के लिए पहले से मजबूत होते हैं। पारिवारिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, पारिवारिक उद्देश्य आवश्यकताओं की पूर्ति से हटके कुछ और उद्देश्य होते हैं, जैसे बच्चों के शादी विवाह आदि, या फिर बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त कराना आदि। तो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम बचत का प्रावधान अपने आय में से पहले से करते रहते हैं। तत्पश्चात राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में सहायक। जो भी पैसा हम अपना विनियोग करते हैं
बैंक में जमा करते हैं या LIC में लगाते हैं या फिर कंपनी के शेयर बॉन्ड्स वगैरह खरीदते हैं, तो इन सब का क्या महत्व होता है? ये सारे हमारे जमा किए हुए पैसे राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में सहायक होते हैं। तो ये था बच्चों बचत का महत्व। हमारे जीवन में बचत का बहुत अत्यधिक महत्व है। जो ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें अलग अलग बोतलें हैं। किसी में पेंशन लिखा है, किसी में कॉलेज लिखा है, किसी में वैकेशन लिखा है और कुछ पैसे आपको दिख रहे हैं। तो हम अपने अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से बचत कर सकते हैं। तो इस पिक्चर के माध्यम से हम महत्व को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। अब आता है हमारा मितव्ययिता। हमने अभी पढ़ा था कि मितव्ययिता की आदत का विकास होता है। अब ये मितव्ययिता क्या है? मितव्ययिता वह है, यानी कि वह समझदारी है जिससे हम अपनी आय को बहुत ही नियोजित ढंग से खर्च करते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समझदारी पूर्वक जब हम अपनी आय को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? मितव्ययिता। यानी कि कम से कम धन खर्च करके हमें अधिक संतोष की प्राप्ति होती है। और मितव्ययिता का अर्थ जो है वह है फिजूल खर्ची से बचना। जब हम मितव्ययिता को अपनाते हैं तो हम फिजूल खर्ची से अपने आप दूर हो जाते हैं। मितव्ययिता के कुछ तत्व होते हैं, जैसे है वस्तुएं खरीदने का उचित स्थान। घर की जो गृहिणी होती है उसको यह ज्ञान है अगर कि कौन सी वस्तु कौन से स्थान से उचित मूल्य पर और उचित दर पर, उचित मात्रा में या उचित अच्छी क्वालिटी में उसको मिल जाएगी, तो वह ऐसी जगहों से अपने घर के लिए सामान खरीदती है और इस प्रकार वह अपने धन में से अपने घर के लिए बचत कर सकती है। उसके बाद आता है आवश्यकताओं का समुचित ज्ञान। जब भी हम मार्केट जाएं तो सामान ऐसे देख के ना खरीद लें कि सस्ती मिल रही है तो ले लिया। हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी वस्तु का या कौन से सामान की आवश्यकता हमारे घर में है। हम उसी की ही खरीद फरोख्त करेंगे, तब हम क्या होगा, हमारे धन की बचत हो पाएगी। अगर हम अनावश्यक ही सामान ऐसे ही खरीद लेंगे जिसका घर में कोई यूज़ नहीं होगा, कोई इस्तेमाल नहीं होगा, तब हमारा धन जो है वो व्यर्थ चला जाएगा। तत्पश्चात आवश्यकताओं की तीव्रता का ज्ञान। आवश्यकताएं तो बहुत सारी होती हैं घर में, तो उनमें से सबसे ज़्यादा तीव्र आवश्यकता कौन सी है? यानी कि कौन सी आवश्यकता ऐसी है जिसको तत्काल ही पूरा करना है। तो अगर ऐसी समझदारी से जब हम चलेंगे तब क्या होगा, हम अपने धन को अच्छी प्रकार से मैनेज कर पाएंगे और बचा पाएंगे। फिर आता है मोल भाव करने की योग्यता। हमें मोल भाव करना आना चाहिए। हम मार्केट जाएं तो व्यक्ति, दुकानदार जो सामने वाला होता है, वो सामान्यतः क्या करता है, दाम बढ़ा चढ़ा कर बताता है। तो हमें दामों का ज्ञान होना चाहिए, उससे मोल भाव करना आना चाहिए और बेहतर यही होगा कि हम ऐसी जगहों से सामान खरीदें जहां पर एक दाम यानी कि फिक्स रेट होता है। जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ्री या सेल वगैरह को जो ऑफ़र आता है, ऐसी जगहों से जब हम सामान खरीदते हैं तो हमारे धन की बचत होती है और इस प्रकार हमारे अंदर मितव्ययिता की आदत का विकास होता है। अब आते हैं बचत के माध्यम। बचत के माध्यम कौन कौन से हैं? किन किन माध्यमों द्वारा हम अपने धन की बचत कर सकते हैं? जैसे कि हमने पहले ही कहा कि अगर हम घर में अपना पैसा रखेंगे तो उसमें से पैसा वो बढ़ेगा नहीं, वह उतना ही रहेगा। उसको हम संचित धन कहेंगे, उसको हम बचत किया हुआ धन नहीं कहेंगे। तो बचत के ऐसे माध्यम जिनसे अच्छे से विनियोग हो सके और हमारे धन की वृद्धि भी हो सके, ऐसे माध्यमों को हम बचत के माध्यम कहते हैं। इनमें से सबसे पहला है बैंक। बैंक में हम अपने धन को रखते हैं, अपने पैसे को रखते हैं, इससे हमारे धन की बचत होती है। इस प्रकार ही डाकघर भी कुछ ऐसी सेवाएं प्रदान करता है जिससे हम अपने धन की बचत करते हैं। फिर जीवन बीमा योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं जीवन बीमा की, इनको हम अपनाकर अपने धन की बचत करते हैं। तत्पश्चात कंपनियों के शेयर।
कुछ कंपनियां होती हैं वो अपने शेयर बेचती हैं, तो इनको भी हम खरीदकर अपने धन की बचत को कर सकते हैं। अब आइए विस्तार से देखते हैं कि बैंक में हम किस प्रकार अपने धन की बचत करते हैं। बैंक एक ऐसी सुसंगठित संस्था है, एक आर्थिक संस्था है जो रुपए पैसों का लेन देन करती है और किसी भी व्यक्ति को अपना धन जो है वह बैंक में जमा करने की जो है वो परमिशन देती है और आवश्यकता पड़ने पर निकालने की परमिशन भी देती है। और जमा किए गए पैसों पर बैंक एक निश्चित दर पर ब्याज भी प्राप्त कराता है। बैंक यहाँ पर सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही होते हैं। अब बैंक में अगर हमारा खाता है तो उससे क्या क्या लाभ होते हैं। बैंक में जो राशि हम रखते हैं, जब अपना धन हम रखते हैं, तब वह अधिक सुरक्षित होता है और उसके चोरी होने की संभावना न के बराबर होती है। तत्पश्चात बैंक में जो जमा राशि है उस पर उचित दर पर हमें ब्याज भी मिलता है, और जबकि घर में रखा हुआ जो पैसा होता है उस पर हमें ब्याज की प्राप्ति नहीं होती। बैंक के माध्यम से हम पैसे एक जगह से दूसरी जगह भेज भी सकते हैं और इसी प्रकार मंगवा भी सकते हैं। बैंक में खाता रखने से हमें बैंक लॉकर की सुविधा भी प्राप्त होती है, जिसमें हम अपनी बहुमूल्य वस्तुएं जैसे बहुमूल्य आभूषण, जेवर, कागज़, अपने निजी सर्टिफिकेट्स जैसे मार्कशीट्स या प्रमाण पत्र हैं, या फिर शेयर बॉन्ड सर्टिफिकेट्स आदि रख सकते हैं। अब आते हैं बैंक खातों के प्रकार पर। बैंक में कितने प्रकार के खाते होते हैं। एक होता है बचत खाता और दूसरा है चालू खाता। बचत खाता एक ऐसा खाता है जो धन जमा करने, सुरक्षित रखने और धन निकालने की हमें अनुमति प्रदान करता है, और इस खाते में पैसा जमा करने से हमें ब्याज की प्राप्ति भी होती है। और दूसरी तरफ वहीं जो चालू खाता है वह उन लोगों के लिए है जो व्यवसाय चलाते हैं और उन्हें दिन में कई बार पैसे निकालने और जमा करने पड़ते हैं। लेकिन इस खाते में क्या है कि इस खाते में हमें किसी भी ब्याज की प्राप्ति नहीं होती है। अब बैंक खाते का विवरण, हमने किस डेट में पैसे निकाले हैं या जमा किए हैं, या कितने निकाले हैं, कितनी मात्रा में निकाले हैं, इन सब का एक विवरण भी हमें ज्ञात होता रहता है। वो कैसे ज्ञात होता है, हमें बैंक द्वारा एक पासबुक उपलब्ध कराई जाती है जिसका हमें नियमित रूप पर एंट्री करानी होती है, जिससे हमें पता चलता रहता है कि हमने किस डेट में किस तिथि में अपने पैसे को जमा किया है और या फिर निकाला हुआ है। आजकल बैंक क्या करता है, एक नई सुविधा भी प्रदान करता है। डायरेक्ट हमारे फ़ोन नंबर को कनेक्ट कर देता है हमारे खाते से, और जैसे ही हमने पैसे निकाले या फिर जमा किए, हमारे पास तुरंत मोबाइल पर क्या आता है, मैसेज आ जाता है और हमें तुरंत ही ज्ञात हो जाता है कि हमारे खाते में पैसे जमा हुए हैं या फिर निकाले गए हैं। अब बैंक में पैसे जमा करने अथवा निकासी करने के माध्यम कौन कौन से होते हैं। चेकबुक, सबसे पहले है चेकबुक। चेकबुक से क्या होता है, हम पैसे अपने अकाउंट से, अपने खाते से निकाल सकते हैं। चेकबुक कितने प्रकार के चेक होते हैं, वाहक चेक, रेखांकित चेक, यात्री चेक और उपहार चेक। वाहक चेक वह होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, नगद धनराशि बैंक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ पर पैसे लिखते हैं जितने हमें पैसे निकालने हैं, और हम जो है पैसे यहाँ पर नंबर्स में लिखते हैं, यहाँ पर वर्ड्स में लिखते हैं, और किसी भी बैंक द्वारा संबंधित शाखा द्वारा हम पैसे की निकासी कर सकते हैं। वहीं रेखांकित चेक, ये रेखांकित चेक सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना गया है। रेखांकित चेक का मतलब क्रॉस चेक होता है। इसमें साइड में 2 पैरेलल लाइन इस प्रकार खींची हुई होती हैं और ये सबसे अधिक सुरक्षित माना गया है। लेकिन इस रेखांकित चेक द्वारा नगद भुगतान नहीं होता, बल्कि यह संबंधित व्यक्ति के खाते में पैसा जाता है और यह अधिक सुरक्षित माना जाता है। क्योंकि वाहक चेक क्या है, जो भी व्यक्ति चेक लेकर जाता है उसको नगद धनराशि का भुगतान हो जाता है, लेकिन रेखांकित चेक में ऐसा
नहीं होता। जिस व्यक्ति का नाम चेक पर अंकित होगा उसी व्यक्ति के खाते में पैसा जाएगा। उसके बाद है यात्री चेक। यात्री चेक यात्रा के लिए उपयोगी होता है। बैंकों द्वारा ये उपलब्ध कराया जाता है, जिसके माध्यम से हमें नकद ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। हम इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, संबंधित शाखा से किसी भी शहर में हम अपने पैसों को निकाल सकते हैं। लेकिन आजकल क्या हुआ है, आजकल बैंकों द्वारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि की सुविधा प्राप्त करा दी गई है, जिससे इस यात्री चेक का जो चलन है वह बहुत ही कम हो गया है। और अंत में है हमारा उपहार चेक। उपहार चेक वह चेक है जो बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जिससे हम अपने रिश्तेदारों, मित्रों को उपहार रूप में, ये नकद के रूप में ना होकर के हम चेक द्वारा उपहार दे सकते हैं, जो कि 501 या 1001 रुपए के चेक होते हैं। तो ये इस प्रकार के चेक हैं, इनसे हम बैंक द्वारा अपने पैसों की निकासी कर सकते हैं। इसके बाद है बैंक में हम जमा अथवा निकासी करने के माध्यम में ही ये आहरण पर्ची है, इसके द्वारा हम बैंक में जाते हैं, इसको भरते हैं, कितने पैसे हमें चाहिए उतने पैसे हमें नकद रूप में प्राप्त हो जाते हैं। अब वहीं ये बच्चों ये जमा पर्ची है, हम जब बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं तो 100 की कितनी नोट है, 200 की कितनी है, 20 की कितनी है, उसका विवरण हम यहाँ पर लिखते हैं, पैसों की फिर टोटल करते हैं, उसके बाद हमें पैसा जमा करने का सुविधा जो है वो प्राप्त हो जाती है। अब आता है डाकघर। डाकघर क्या करता है, डाकघर में हम यही सोचते हैं कि चिट्ठी आती है जाती है, लेकिन डाकघर जो है वो अन्य कार्यों के अतिरिक्त जनता की बचत का कार्य भी करता है और ये बहुत सारी योजनाएं भी देता है। जैसे डाकघर बचत खाता, हम अपना एक बचत खाता डाकघर में भी खोल सकते हैं। इसके अलावा पंचवर्षीय आवर्ती जमा खाता है, हम इसको भी खुलवाकर अपने धन को हम विनियोग कर सकते हैं। फिर डाकघर मासिक आय खाता योजना है, इसके अंतर्गत भी हम अपने धन को अच्छी प्रकार से विनियोग कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, इसमें वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा प्राप्त होती है अपने धन को बचत करने की। फिर है राष्ट्रीय बचत पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, कुछ इस प्रकार का होता है, इससे भी हम अपने धन की बचत कर सकते हैं। और किसान विकास पत्र, इसके द्वारा भी हम अपने धन को बचा सकते हैं। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं ये डाकघर हमें अपने पैसों की बचत करने के लिए प्रदान करता है। अब आता है जीवन बीमा। जीवन बीमा योजना आपने सुना होगा, LIC के बारे में सुना होगा। LIC क्या करता है, LIC हमें तरह तरह की योजनाएं उपलब्ध कराता है, जिससे हम अपने धन को बचत करते हैं और अपने धन का भली प्रकार से विनियोग करते हैं। जीवन बीमा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अगर हमने कोई पॉलिसी ले रखी है तो उससे क्या होता है, हमें प्राकृतिक या मानव निर्मित कोई भी कारणों द्वारा अगर हमें किसी प्रकार की हानि हो गई है तो उससे हमें क्या होता है, सुरक्षा प्राप्त होती है। और बीमा जो व्यक्ति करवाता है उसको अपने हिसाब से चुनी हुई अवधि के अनुसार, एग्जाम्पल के लिए त्रैमासिक यानी कि 3 महीने में, या फिर छमाही 6 महीने में, या फिर वार्षिक यानी कि 1 साल के अंतराल पर एक निश्चित राशि यानी कि एक निश्चित धन हमें जमा करना पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। समझ में आया बच्चों? यानी कि व्यक्ति जो भी पॉलिसी लेता है वह अपने हिसाब से अपने अनुसार प्रतिमाह, त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक, इन चारों प्रकार में से जिसमें भी वह सहज हो वह अपनी अवधि चुन सकता है और अपनी निश्चित जो राशि है उसको जमा कर सकता है। इससे लाभ क्या क्या होता है, इससे हमारे परिवार को संरक्षण प्राप्त होता है। बीमा पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति को अगर कुछ हो जाए तो उसके परिवार को उसके बाद भी धन की प्राप्ति होती है। वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्राप्त करता है। अगर हमने पॉलिसी कोई इस प्रकार की ली है कि हमारी वृद्धावस्था में हमें सहारा रहेगा, तो इस प्रकार की सहायता भी हमें जीवन बीमा प्रदान करता है। बच्चों की शिक्षा या फिर विवाह हेतु भी हम पॉलिसीज़ लेते हैं और वह उस टाइम पर तक मैच्योर हो जाती हैं और उस टाइम पर बच्चों के काम आती हैं। सबसे बड़ा इसका जो लाभ है, आयकर में छूट। कोई भी हम बीमा पॉलिसी अगर लेते हैं तो उसमें हमें
अब आयकर नहीं देना होता, हमें आयकर में छूट मिलती है। अब किसी भी प्रकार की शारीरिक हानि होने पर सुरक्षा कवच प्रदान करता है। बीमा पॉलिसी होल्डर को अगर कुछ हो जाए समय रहते, तब उसको क्या करना होता है, ये बीमा पॉलिसी जो है ये सुरक्षा कवच प्रदान करती है। अब आता है कंपनियों के शेयर। कुछ कंपनियां होती हैं, कुछ सभी कंपनियां जो होती हैं वो समय समय पर अपने कुछ शेयर्स को बेचती रहती हैं। ये शेयर निर्धारित मूल्य पर कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है और शेयर खरीदने वाले व्यक्ति को उस कंपनी का हिस्सेदार मान लिया जाता है और कंपनी को होने वाले लाभ में उस संबंधित व्यक्ति का क्या बन जाता है, हिस्सा बन जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये एक शेयर सर्टिफिकेट का उदाहरण है। इसमें लिखा हुआ है पर्सन का नाम या फिर कितने अमाउंट में उसने ये खरीदा हुआ है और संबंधित कंपनी के चेयरमैन या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर का उसमें सिग्नेचर होता है। तो इस प्रकार हम अपने धन की बचत कंपनियों के शेयर खरीद के भी कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं बच्चों, आज के विषय को हमने पढ़ने के बाद क्या सीखा है। हमने आज देखा कि बचत क्या होती है। आय का वह प्रतिशत जो हम भविष्य के लिए बचाकर अलग रख लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। यानी कि आय जो हमने प्राप्त की उसमें से हमने जो व्यय किया अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और फिर हमारे पास जो अंश उसका बच गया वही क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। बचत का हम सबके जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। यह हमें आर्थिक सुरक्षा, आय में वृद्धि और अनावश्यक खर्चों पर प्रतिबंध और मितव्ययिता की आदत हमारे अंदर आती है। फिर हमने बचत के माध्यम देखे थे। बचत के माध्यम कौन कौन से थे, जैसे थे बैंक में 2 प्रकार के खाते थे, चालू खाता, बचत खाता। फिर डाकघर जीवन बीमा, डाकघर था, उसके बाद जीवन बीमा था, तत्पश्चात हमने कंपनी के शेयर के बारे में जानकारी प्राप्त की। बैंक में हमने खाते देखे कितने प्रकार के हैं, बचत खाता है और चालू खाता, जिसमें से हमें ब्याज किस खाते में नहीं मिलता है, चालू खाते में नहीं मिलता है। फिर डाकघर की विभिन्न प्रकार की योजनाएं देखी थी, जैसे राष्ट्रीय बचत पत्र हम खरीदते हैं डाकघर से, या फिर हम डाकघर बचत पत्र और डाकघर बचत खाता उसमें हम खोलते हैं और अपने धन में से बचत का प्रावधान करते हैं। कंपनी के जो शेयर होते हैं ये माध्यम थोड़ा कम प्रचलित है, लेकिन इसके माध्यम से भी बहुत सारे लोग अपने धन का जो है वो बचत और या विनियोग वो जो है अच्छी प्रकार से कर पाते हैं। अब बच्चों, आशा है आज का पाठ आपको समझ में आया होगा। आज का जो अध्याय 2 है कक्षा 10 का, आय व्यय और बचत, ये आज पूरा होता है और इसका कुछ गृह कार्य है। गृह कार्य में पहला क्वेश्चन जो है, बचत का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। आप सबको पता ही होगा, इसको आप समझाइए, अपनी कॉपी में लिखिएगा विस्तार से। उसके बाद बचत के माध्यम कौन कौन से हैं, किन किन माध्यमों द्वारा हम अपने धन की बचत कर सकते हैं, इसके बारे में आप लिखिएगा। फिर बैंक में कितने प्रकार के खाते हम खोल सकते हैं, आपको इसका आंसर पता ही होगा, हम 2 प्रकार के खाते खोल सकते हैं। चेक कितने प्रकार के होते हैं ये आपको लिखना है यहाँ पर, और ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अपनी माता की सहायता से अपने घर का आय व्यय का ब्यौरा आपको लिखना है और मासिक बचत आपकी कितनी हुई यह जानने का आपको प्रयास करना है। आशा है आप सबको सब समझ में आया होगा और ये गृह कार्य भी आप लोग आसानी से कर सकेंगे। और इसके बाद जो भी इस पाठ से संबंधित आपको परेशानी हो तो आप दीक्षा ऐप के द्वारा, ये मोबाइल एप्लीकेशन है, अपने मोबाइल में डाउनलोड करके आप इससे संबंधित कोई भी प्रश्न या कोई भी जानकारी प्राप्त करना हो तो आप कर सकते हैं। और जो प्रस्तुत वीडियो है वह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के YouTube चैनल पर भी उपलब्ध है, जिसे आप सब्सक्राइब कर देख सकते हैं। आशा है आप सबके लिए ये पाठ बहुत ही यूज़फुल होगा। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।